कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के जो भाग 1 है, बुक नंबर 1, उसमें पहला चैप्टर भौतिक जगत, उसके बारे में हमने आपके पिछले लेक्चर में और उसके नोट्स के द्वारा आपसे चर्चा की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक एवं मापन। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे मात्रक के ऊपर और किस प्रकार से उसका मापन किया जाता है और क्यों मात्रकों और मापन की ज़रूरत है। तो इस प्रकरण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने आपको फिजिक्स क्या है और फिजिक्स किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है ये आपको बताया था। तो फिजिक्स का मुख्य उद्देश्य है हमारे भौतिक संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भौतिक जगत है, उसका अध्ययन ही जो है भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान में या कोई भी विज्ञान है, उसमें मुख्य चीज़ें होती हैं। जिन भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं उनका परिमाण के रूप में, उन्हें अगर हम परिमाणात्मक रूप में उसका अध्ययन करें तो हमें एक अनुभव, एक अंदाज़ा लगता है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। या आपेक्षिक चीज़ों को अगर आप एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन चीज़ों का मापन ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ का मापन नहीं करेंगे, उसको मीज़र नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज़ के बारे में अन्य डेरिवेशंस या फिर अन्य चीज़ों की उससे तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी चीज़ का मापन बहुत ज़रूरी है। और मापन किस प्रकार से किया जाएगा? हमारे प्राचीन समय से ही आपने देखा होगा कि हर चीज़ के मापन की अलग अलग विधियाँ प्राचीन समय से ही ईजाद हुई। जैसे आपने देखा होगा कि जब तक आज का जो युग है, आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमारे उसमें मापने का जो तरीका होता था वो, जैसे लंबाई के मापन की अगर हम बात करें तो हमारे लोकल में जो लंबाई नापी जाती है वो हाथ, गज या बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसके द्वारा नापा जाता है। एक चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे, राजदरबारी कवि, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने कहा था कि जब वो मोहम्मद गौरी के दरबार में उनको कैद करके मोहम्मद गौरी ले गया था उनको, पृथ्वीराज चौहान को, तब चंद्रवरदाई ने एक लाइन कही थी उन्होंने कि 4 बांस 24 अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पे सुल्तान है मत चूके चौहान। तो 4 बांस 24 अंगुल, तो ये बांस और अंगुल, हाथ, ये सारी जो है प्राचीन पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम लंबाई का मेजरमेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से क्षेत्रफल का अगर हमें मापन करना है तो उसके लिए भी बहुत सारी हमारे पास मात्रक उसके लिए प्राचीन समय से ही बनाए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल के नापने के लिए हेक्टेयर्स तो आधुनिक है, उसमें हम प्राचीन की बात करें तो उसमें जैसे हमारे यहाँ मुट्ठी, नाली और इसके अलावा जो एकड़, ये बहुत सारे मात्रक हैं जिनके द्वारा क्षेत्रफल मापा जाता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जो भौतिक राशियां हैं उनके मापने के लिए कोई ना कोई मात्रकों को बनाया गया है, क्योंकि जब तक उसके साथ मात्रक नहीं होगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसका आकार और कितना बड़ा है। तो इसलिए मात्रक, किसी भी मेज़रमेंट के साथ उसके पीछे मात्रक का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिजिक्स में मात्रक और आंकिक मान, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। जब तक हम मात्रक के महत्व को और मात्रक की जो उसका फिजिकल मीनिंग है उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है उस चीज़ के आंकिक मान को नहीं समझ पाएंगे, ये कितना बड़ा या छोटा है। तो इसलिए मात्रकों को बहुत ज़रूरी समझना है। तो आधुनिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी मापन में कोई भी मेज़रमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आंकिक मान होता है और एक उसके पीछे मात्रक होता है। ये दोनों चीज़ें मिलके ही एक सार्थक चीज़ को बनाते हैं। यदि हम खाली आंकिक मान लिख दें, उसके पीछे उसका मात्रक नहीं है, तो हम वो एक तरह से प्योर जो है अंकगणित हो जाएगा, उसका फिजिक्स से कोई या विज्ञान से कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी आंकिक मान के पीछे जो मात्रक लिखा जाता है उसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे अगर हम बात लिखें 20 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो हमारे दिमाग में जो ये 20 है ये इसका आंकिक मान है और ये मात्रक है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक 20 ये आंकिक मान है और ये इसका मात्रक है। तो इन दोनों के आंकिक मान समान हैं, लेकिन इन दोनों के जो आपके मात्रक हैं वो भिन्न भिन्न हैं।
ये मीटर में है, दोनों लंबाई के मात्रक हैं, लेकिन ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर। तो हमारे दिमाग में इनकी फिजिकल मीनिंग पता होनी चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन कितना बड़ा है, कितना गुना उससे बड़ा। यदि हम इन दोनों को बदलें तो 20 मीटर जो है 2000 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर मात्रा कम हो रहा है तो उसका जो आंकिक मान है वह बढ़ रहा है। तो इस तरीके से N1U1 इज इक्वल टू N2U2 आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे मात्रक हैं उनको नापने की जो अलग अलग पद्धतियां पहले से ही विकसित की गई हैं, वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो हमारे पास जो मेन जो पद्धतियां हैं वो 4 प्रकार की पद्धति है। एक CGS पद्धति कहते हैं, जिसको आप लोग जानते भी होंगे। इसमें आपका सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड पद्धति, इसमें जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में नापी जाती है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, तो उसको CGS सिस्टम हम कहते हैं। इसमें बहुत सारी जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक CGS सिस्टम में भी लिखे जाते हैं। तो जैसे आपका देखा होगा आपने, बल एक भौतिक राशि है, अगर हम इसमें CGS में इसके मात्रक को देखें तो आपको ध्यान भी होगा, इसमें CGS में इसका मात्रक डाइन कहते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य में जो है एक CGS सिस्टम होता है, अर्ग। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो हमारे पास CGS सिस्टम है उसमें बहुत सारे मात्रक हैं, बहुत सारी जो हमारे पास भौतिक राशियां हैं जिनको जो है हम CGS सिस्टम के द्वारा अलग अलग जो है मात्रकों के रूप में उसको लिखते हैं। इसी प्रकार से MKS पद्धति होता है। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति में जिस CGS में हम बल को डाइन कहते हैं, आप सब जानते होंगे, MKS में इसको न्यूटन कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो कार्य का मात्रक है उसको हम CGS में अर्ग कहते हैं और यहाँ पर इसको जूल कहा जाता है। तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं और हर पद्धति में जो है जो मात्रक हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि CGS सिस्टम में कौन से मात्रकों का प्रयोग किया जाता है और MKS में कौन से प्रयोग हो। अब ये जो CGS सिस्टम और MKS पद्धति है, हम जानते हैं कि CGS सिस्टम हायर सिस्टम है, जो MKS सिस्टम है वो CGS सिस्टम से उच्च सिस्टम है। तो यहाँ पर जो भी आंकिक मान आएंगे MKS में वो CGS के आंकिक मान से कम होंगे, या ये कह सकते हैं जो CGS में आपके आंकिक मान होंगे वो MKS से कम होंगे। तो या हम एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं 1 न्यूटन, हम आगे पढ़ेंगे इसको, 1 न्यूटन को अगर हम डाइन में बदलना चाहें तो ये 10⁵ डाइन आता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसी प्रकार से यदि हम एक जूल को अगर हम अर्ग में बदलना चाहें तो 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो इस प्रकार से हम MKS और CGS पद्धति में जो हमने N1U1 इज इक्वल टू N2U2 आपको बताया है कि एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, तो यहाँ से आप MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदल सकते हैं। इसका हम बदलना भी आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है इसको बीमी विधि के द्वारा इसको बदला जाता है। और एक हमारी FPS पद्धति होती है जो यूरोपीय देशों में चलता है, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। और उस FPS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है फुट और द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में नापा जाता है। ये पद्धति जो है स्थानीय पद्धति कह सकते हैं इसको, ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब आधुनिक जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धति चलती है वो इस समय जो पद्धति चलती है वो SI पद्धति इसे हम कह सकते हैं। तो SI पद्धति इसका और MKS पद्धति, इन दोनों पद्धतियों का ही यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो SI पद्धति क्या है? SI पद्धति, इसको जो फुल फॉर्म इसका SI का है वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स करके इसको SI पद्धति कहा जाता है। तो इस SI पद्धति में हमारे पास जो मात्रक हैं वो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। इन 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों के द्वारा बनने वाली जो पद्धति है उसको हम SI पद्धति कहते हैं। इन मूल मात्रकों के बारे में आप यहाँ देखेंगे, ये जो हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है। जो मूल मात्रक हमारे पास हैं वो पहला मूल मात्रक है मीटर। जो मूल राशि है वो है लंबाई। ये मीटर जो है लंबाई को नापने के लिए भौतिक राशि जो है हमारी
लंबाई है। इसी प्रकार से जो मूल मात्रक है किलोग्राम, ये द्रव्यमान को मापने के लिए बनाया गया है। और इसी प्रकार से समय जो हमारे पास मूल भौतिक राशि है उसका मूल मात्रक है सेकेंड। एम्पियर विद्युत धारा को मापता है, केल्विन ताप को मापता है, कैंडिला ज्योति तीव्रता को मापता है, मोल पदार्थ की मात्रा को मापता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 7 मूल मात्रक हैं और इसके अलावा हमारे पास 2 पूरक मात्रक हैं। जो 2 पूरक मात्रक हैं यहाँ पर आप देखेंगे, वो रेडियन जो कि कोण को नापता है और स्टेरेडियन घन कोण को नापता है। तो हमारे पास ये जो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं, इसके द्वारा बनने वाली जो हमारे पास पद्धति है उसको हम एसआई पद्धति कहते हैं। और जितनी भी अब हमने देखा होगा या आपने आज तक पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होती हैं जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल के अतिरिक्त भी होती हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की, जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, कहीं पर कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में नापा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अन्य मात्रक भी होते हैं जो कि हमारे मूल मात्रकों के रूप में दिखाई नहीं देते हैं। इन मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है वे मात्रक जो इन मूल मात्रक और पूरक मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और अधिकांश जो भौतिक राशियां होती हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक के रूप में ही लिखा जाता है। आपने देखा होगा, हम बल के मात्रक को न्यूटन लिखते हैं, जबकि इसको हम मूल मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। मूल मात्रकों के रूप में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको न्यूटन लिखते हैं। अगर हम इसको बात करें, इसको हम न्यूटन न लिखने के बजाय हम इसको मूल मात्रक या एसआई पद्धति में इसको हम लिखना चाहें, तो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा जो बल है उसका एसआई पद्धति में ये हमारा मात्रक है। इंटरनेशनल डी यूनिट्स में जो है ये वह मात्रक होगा, न्यूटन नहीं होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप अन्य भौतिक राशियों को देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी, उनको यदि हम एसआई पद्धति में लिखना चाहें तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल उनका आंसर आता है और जिनको याद करना और जिनको लिखना बहुत कठिन होता है। इसलिए जितने भी हमारे पास बहुत सारे अन्य मात्रक होते हैं जो मूल राशियों और मूल मात्रकों के अलावा जो भौतिक राशियां होती हैं, उनको लिखने के लिए किसी न किसी अन्य मात्रक की सहायता ली जाती है ताकि वो मात्रक आसानी से लिखा जा सके और याद किया जा सके। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके पीछे, जैसे हमने यहाँ पर बल के मात्रक के पीछे न्यूटन नाम दे दिया गया है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने इस क्षेत्र में जो भी भौतिक विज्ञान का वो जो भौतिक राशि है जिस भी भौतिक क्षेत्र से रिलेट करती होगी, जिस वैज्ञानिक ने उस क्षेत्र में काम किया होगा उसको क्रेडिट देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम जो है उस व्युत्पन्न मात्रक को या उस भौतिक राशि को जो है एक व्युत्पन्न मात्रक के रूप में उसके नाम से लिख देते हैं, ताकि वो आसान भी हो जाए और एक दूसरा जो है हमारा उस व्यक्ति के प्रति जो है एक सम्मान का भाव भी पैदा हो। तो इसलिए हम जो है बहुत सारे ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक के रूप में लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बल के मात्रक को कार्य के मात्रक को जूल लिखते हैं। तो जूल भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, तो उनको सम्मान देने के लिए हम जो है जूल लिखते हैं। जबकि इसको एसआई यूनिट में अगर आप लिखेंगे तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम अधिकांश जो हमारे पास जो भौतिक राशियाँ होंगी हम उनको व्युत्पन्न मात्रकों के रूप में ही लिखते हैं, मूल मात्रकों के रूप में नहीं लिखते हैं, ताकि जटिलता को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में हमने मात्रक और मापन के विषय में आपको यहाँ पर बताया और इसके मापन और मापन के जो महत्व है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आशा है आप लोगों को ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगले चैप्टर में हम आपको त्रुटि कि किसी भी मापन को अगर मेज़रमेंट कर रहे हैं, माप रहे हैं किसी चीज़ को, किसी भौतिक राशि को, तो उसमें कोई ना कोई मापन 100% हम शुद्ध रूप से नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एरर्स होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम आपको त्रुटि के विषय में
विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।